दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है मिले जुले लेकिन हल्के पॉजिटिव संकेत। लेकिन भारतीय बाजारों में कल पॉलिसी के बाद की जबरदस्त गिरावट के बाद आज फिर से है कमजोर शुरुआत के संकेत। लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद हफ्ते के आखिरी दिन सबसे अहम यह है कि क्लोजिंग कहाँ होगी, ये डिसाइड करेगा अगले हफ्ते क्या आगे का डायरेक्शन। तो इसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, आज फिर से नई दिल्ली से। और मुंबई स्टूडियो में नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बात करेंगे अनिल जी से, समझेंगे अब नई वीकली एक्सपायरी में आपको क्या करना है। कल की गिरावट के बाद आज हमारे बाजार कैसे रहेंगे, और ऑफ कोर्स नतीजे, आईपीओ एक्शन रोज की तरह तो कवर करना ही है। तो सर पहले तो बताएं आज सुबह के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं बाजार के लिए। ट्रिगर्स दीप है कि अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार बंद होते हुए नजर आए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं। वहाँ पर अच्छा खासा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं आप। S&P 500 ने पहली बार 500 के ऊपर एक जीरो और लगाया और 5000 तक पहुँचा है, 500 वाला 5000। और इसके अलावा कच्चा तेल ये बड़ा उछल कर आया $82 के आसपास। ये थोड़ी सी चिंता की बात है, अचानक से $80 के पार निकलकर बड़ी तेजी दिखाता हुआ। हालांकि मेटल्स पर दबाव है। ग्रासिम के रहे मिले जुले नतीजे, यूबीएल के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। और साथ में कल एफआईज ने फिर से बड़ी ब्लॉक डील के बीच बड़ी बिकवाली कैश और वायदा कारोबार में की। तो लगातार दूसरे दिन एफआईज की तरफ से बिकवाली के बड़े आंकड़े भी आज बाजार के लिए बड़े ट्रिगर का करेंगे काम। जी तो बहुत एक्शन है और आंकड़ों पर भी बात करनी है, ग्लोबल एक्शन भी है जहां पर हमें रखनी है नज़र। एक बार पहले कल का थोड़ा एक्शन समझ लेते हैं। अनिल जी, कल बाजार में हुआ क्या? जिस तरह से गिरावट आई और जिस तरह से सेलिंग इंटेंसिटी शुरू हुई, बाद में निफ्टी पर भी प्रेशर देखा, थोड़ी आईटीसी रिलेटेड खबरें भी थी तो उसने भी कंट्रीब्यूशन करा। बट एसेंशियली कल जो बाजार का एक्शन है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के जो नीचे आए, ये थोड़ा समझाएं सर। दो चीज़ें हैं दीप। पहले तो जहाँ तक निफ्टी की बात है, आईटीसी पर जो दबाव बना उसका थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिखा, जो कि बैट यानी कि जो आईटीसी में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखने वाली कंपनी, जिसके पास करीबन 30% 29% हिस्सा आईटीसी का, वो बेचने का मन बना रहे हैं। लेकिन ये बेचने का मन अचानक से उन्होंने कल नहीं बनाया, लंबे समय से बनाया हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बात चल रही, वो ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कल चूंकि खबरें आई हैं तो स्टॉक पर रिएक्शन आया और उस वजह से थोड़ा निफ्टी पर भी दबाव बना। लेकिन असली जो एक्शन था जिसकी वजह से बाजार कल कमज़ोर हुए, वो पॉलिसी के बाद का एक्शन था। आमतौर पर दीप क्या होता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी आती तो आप चार चीज़ें देखते हैं। ब्याज दरें बढ़ी घटी, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, न्यूट्रल। दूसरा आप देखते हैं कि भाई चलो इन्फ्लेशन को लेकर कोई अच्छा खराब बोला, नहीं ठीक है, इन्फ्लेशन को लेकर ठीक बोला, चलिए कोई बात नहीं। ग्रोथ के अनुमान बढ़ाएं, चलो कोई बात नहीं। लिक्विडिटी की चिंता है थोड़ी सिस्टम में, गवर्नर साहब ने लिक्विडिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बोले ज़रूरत पड़ने पर करेंगे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव था। थोड़ा, बहुत नहीं कि भाई नहीं हम तो देंगे नहीं पैसे, वैसा कुछ नहीं बोला। भाई ज़रूरत पड़ने पर हम लिक्विडिटी की ध्यान रख रहे हैं, हमारी नज़र में है। लेकिन अगर कर देते कुछ तो ज़्यादा बढ़िया होता। वो हल्का सा नेगेटिव था। वो नेगेटिव कितना था कि वो निफ्टी को या बैंक निफ्टी को बढ़ने नहीं देता। लेकिन असली गिरावट जो हुई जब गवर्नर साहब ने ये चारों चीज़ें बोल दी, और आमतौर पर क्या होता है जब ये चारों चीज़ें निकल जाती है ना, तो उसके बाद है ना सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो नया कोई एक खास अनाउंसमेंट आने वाला नहीं, चलो आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना। लेकिन वहीं पर एक गुगली आई, और गुगली ये थी कि गवर्नर साहब ने कहा भाई कि अब बैंक जो भी लोन देते हैं, इस लोन के साथ जो साथ में पैसे चार्ज कर रहे हैं ना प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अलग अलग, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गई, डॉक्यूमेंट चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऐसे कर आके बहुत सारे ले लेते हैं। अब आपको इन सबको साथ में मिला के देना पड़ेगा, आपको ब्याज दरों में मिलाकर देना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब ये बैंक्स के लिए नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि आप बैंक्स चार्ज नहीं कर सकते, करो आप, लेकिन बता के करो और उसको ब्याज दरों में मिला के करो। तो अब आपके और मेरे लिए कोई भी लोन ले रहे हैं तो बड़ा आसान हो गया ना, सामने पता चलता है कि किसकी क्या इंटरेस्ट रेट है। नहीं तो पहले पता नहीं चलता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो वो गवर्नर साहब ने बढ़िया काम किया ट्रांसपेरेंसी लाने का, और वो बैंकों के लिए नेगेटिव था। और जैसे फिर हमने इसका विश्लेषण किया, उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट ऊपर से निकल गया। तो अच्छी बात थी, वो सही समय पर हमें समझ में आया कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कितना है, और वो बाजार में दिखा भी। तो आई थिंक थोड़ा वैसे अब बैंक निफ्टी दीप क्या है, इतना कमज़ोर है ना, मतलब एक तो क्या होता है कोई कमज़ोर आदमी को हल्का सा धक्का लगे तो गिर जाए, एक बड़ा आदमी को आके कोई जोर से टकरा दे तो भी खड़ा रहे, मजबूत है। तो ये तो बैंक निफ्टी तो ऐसा है कि जोर से फूंक मारो तो गिर जाए, वैसी वाली हालत थी। तो इसको गिरने का बहाना चाहिए था, वो मिल गया। अब 45,000 पे है, बड़े इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन कल की गिरावट की जो बड़ी वजह वो यही है।
और मुझे याद है सर, कल दोपहर जब हम बात कर रहे थे और कल जब पॉलिसी हुई थी तो गवर्नर स्टेटमेंट के बयान के बाद आपने हाईलाइट भी करा था कि कैसे ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए भी। एक बार देख लेते हैं कल अनिल जी ने क्या कहा था। हाल ही के दिनों में जितने भी प्रयास कंज्यूमर्स के लिए आरबीआई की तरफ से हुए हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है। कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट चीज़ की है आरबीआई ने, और ये पॉलिसी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो एक्चुअल बैंक कितना कमा रहा है आपको कभी पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है कि उनको कितना रिटर्न छूट रहा है सारे चार्जेस वगैरह मिला के। और होता क्या है, जितने भी प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और अलग अलग तरह के जो भी चार्जेस लेते हैं वो अपफ्रंट लेते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। कस्टमर को लगता है चलो ठीक है यार, ये लोन लेने के लिए तो खर्चे करने ही पड़ेंगे। सो अब अगर आप उन सबको मिलाकर इंटरेस्ट रेट देते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, सारे बैंकों के जो भी लोन की रेट्स है वो आपके लिए कंपेयर करना आसान है। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़, तो आपको पता है कौन सस्ता दे रहा है लोन, कौन महंगा दे रहा है। दूसरी चीज़, अब बैंक्स अलग से कुछ भी पैसा ले नहीं पाएंगे, तो कंज्यूमर को पता है कि मुझे कितना देना है। अब इसमें बड़ी चीज़ क्या है, 6% के आसपास की इनकम इनकी कम हो जाएगी, जो अदर इनकम होती है बैंक्स के लिए। और करीबन करीबन ये समझ लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स के, और ये इसमें नुकसान ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स का होगा। सरकारी बैंक जो है वो आमतौर पर इतनी लूटमार नहीं करते हैं, ये लूटमार प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में इसका जो असर है वो इनकी कमाई पे, अर्निंग्स पे करीबन करीबन 3% के आसपास का पड़ता हुआ दिखेगा। एक वो ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है कि ये होता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बैंक्स के लिए और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे भी प्राइवेट बैंक्स आजकल थोड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, डिपॉजिट उन्हें सस्ते मिल नहीं रहे हैं और उसकी लिक्विडिटी की समस्या थोड़ी बहुत है ही। उसके ऊपर आरबीआई की तरफ से जो है ना, ये प्राइवेट बैंक्स पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नो डाउट ये तो भारी तो सरकारी बैंकों पर भी पड़ेगा, लेकिन सरकारी बैंक्स के लिए कम है, प्राइवेट बैंक के लिए ये ज़्यादा नुकसान की बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बैंक्स और बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर इसके चलते हल्का दबाव रह सकता है, क्योंकि आज इस पॉलिसी में ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला जिससे कि बैंक निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर दे दे, एक्सेप्ट कि चलो बैंक निफ्टी हल्का है, पोजीशन कम है, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी के लिए कोई समस्याएं दूर नहीं हो रही। बैंकिंग शेयरों के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती तो उन्हें मज़ा आता, ये चार्जेस की इनकम और कम होती हुई दिख रही है। तो आई थिंक बैंक्स के लिहाज से पॉलिसी आज नेगेटिव आई है थोड़ी। बैंक्स के लिहाज से तो अनिल जी इम्पैक्ट हुआ है, थोड़ा फॉलो ऑन इम्पैक्ट भी हो सकता है। या सर एक बार जो बाजार ने पचाना था इसको लेकर पचा लिया, इस खबर का इम्पैक्ट जो लेना था एक बार के लिए ले लिया, कैसा आपका व्यू बनता है सर? खबर का तो इम्पैक्ट हो गया, खबर के हिसाब से तो एक्चुअली इस खबर के हिसाब से तो शायद इतना भी नहीं घटना चाहिए, लेकिन चूंकि कमज़ोर है बैंक निफ्टी, किसी को खरीदना है नहीं। आप खुद देखिए, हम 2 हफ्तों से लगातार यही बात करेंगे, भाई दूर रही है, अभी कोई इस पर क्लियर कट व्यू नहीं बन रहा है, कोई खास ऐसी वजह है नहीं कि आप बैंक निफ्टी को आज का आज जाकर कूद कर खरीदें। सो ऐसे में वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफ़ी कुछ हद तक आ चुका है। अब क्या है, बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझिए। जनवरी महीने का लो, 24 जनवरी के आसपास जो हमने लोज बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है दीप, और वो थे 44,425 का लो जो हमने 24 जनवरी को बनाया। 24 जनवरी 25 जनवरी के आसपास, 25 जनवरी को था 44,429, और क्लोजिंग बेसिस पे जो हमारा लो था वो 25 जनवरी को था 44,866। कल करीबन करीबन उसी लेवल के आसपास से घूमे। कल का लो था 44,893। मैं राउंड फिगर में आपको कर दूं, नीचे में 44,400 है और ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 44,850। तो ये 2 लेवल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपको 44,850 के नीचे नहीं बंद होना चाहिए, अगर उसके नीचे बंद होते तो आप जनवरी महीने के लोज के नीचे बंद हो रहे हैं, नीचे की रिस्क खुलती है। इंट्राडे में 44,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई साइजेबल रिकवरी आज गिरना कम है या नहीं वही डिसाइड करना है। बड़ी रिकवरी अभी दिखती नहीं है। अच्छी बात एक ही है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वीकली एक्सपायरी के बाद आज हल्के हैं, पोजीशंस कम है स्पेशली लॉन्ग साइड पर, सो वो एक रिलीफ वाली बात है। बट अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए फंडामेंटली आप देखेंगे जो कुछ आरबीआई ने कहा उससे आ गया रिएक्शन, आ गया। क्या बढ़ेगा? जवाब ना है। घटेगा तो बेसिकली क्या है, 44,500 45,500 ये रेंज है जो अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम पास करना है, ऐसा लगता है। जी दी, शायद अब थोड़ा टाइम पास करने की तैयारी आपको बैंक निफ्टी करते हुए दिख सकता है। देखते हैं चाल कैसी रहेगी। ऑफकोर्स थोड़ी देर में अनिल जी पूरी स्ट्रैटेजी और लेवल्स भी बताएंगे। बट सर दूसरी बड़ी चीज़, कल भी आपने ये टच अपॉन किया था, बट एफआईएस की जो सेलिंग आ रही है, हालांकि कल 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी थी, कल्याण ज्वेलर्स, मैनकाइंड, बट फिर भी कैश की सेलिंग कल बड़ी थी। फ्यूचर्स स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स में और बड़ा बेचा है सर?
यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जी। प्रॉब्लम यहाँ है कि एफआईज ने बड़ा बेचा, नो डाउट दो बड़ी ब्लैक डील थी जैसा आपने बताया, कल्याण की एक और, लेकिन ब्लॉक डील के को हटाकर भी देखें तो आंकड़े अच्छे नहीं हैं, न कल के अच्छे हैं न परसों के अच्छे थे। तो 2 दिनों में एफआईज ने मूड, अच्छा क्या होता है अगर एफआईज बड़ा बेचे एक आध दिन तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन 2 दिनों तक लगातार बड़ा नंबर आना ये थोड़ा संभालना फिर मुश्किल हो जाता है मामला। सो आई थिंक जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो इसी वजह से आती दिख रही है। कल देखिए 4,900 करोड़ की कैश में बिकवाली, 6,200 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, तो आप देखिए, और 1,200 करोड़ के आपके इंडेक्स फ्यूचर्स, तो करीबन करीबन 12,000 करोड़ के हाल ही के दिनों का डायरेक्शनल तौर पर सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है। सामने 5,500 करोड़ की कैश मार्केट में लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर ब्लॉक डील्स के जरिए बड़ी बड़ी सप्लाई आएगी 5,500-6,000 हज़ार करोड़ की, तो फिर वो पैसा जो आपका मार्केट में आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा, वो पैसा तो आपका ब्लॉक डील्स में जा रहा है ना। तो ब्लॉक डील्स में तो इधर से उधर एडजस्ट हो गया, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक फ्लोज के लिहाज से तो मुझे न ग्लोबल चिंता है, ग्लोबल तो खैर खराब है ही नहीं, उनको दोष भी क्या देना, न कोई ऐसा कि भाई गवर्नर साहब ने बोल दिया इसकी वजह से बैंक निफ्टी बिल्कुल ही खराब हो गया। मुझे चिंता इस बात की कि 22,000 के आसपास ऊपर की तरफ लगातार एफआईज जो बिकवाली कर रहे हैं उसका क्या, उसको कैसे देखा जाए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर के लेवल पे एफआईज की लगातार दूसरे दिन जो बड़ी बिकवाली है टिकना मुश्किल रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए ये एक थोड़ा कंसर्न की बात आ रही है। आज की भी स्ट्रैटेजी समझनी है जी। ग्लोबल संकेत तो रोज सपोर्टिव ही आ रहे हैं, उनका जो एक्शन था हो गया, कल भी देखा नए रिकॉर्ड्स अमेरिका में बनते हुए दिखे। 5,000 का लेवल सर S&P 500 ने भी फाइनली कल टच कर लिया। फाइनली 500 से 5,000 ये कह सकते हैं आप, S&P 500 ने बढ़िया एक ऐतिहासिक लेवल छुआ है। और अच्छी बात दीप उससे भी ज़्यादा ये है कि आप देखेंगे 3 पॉइंट की तेज़ी है या 48 पॉइंट की तेज़ी डाउ में ना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात अगर आप डाउ का इंट्राडे चार्ट लेकर आए, आप देखिए क्या शानदार रिकवरी हुई है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले 2-3 सेशन से डाउ की ट्रेडिंग रेंज छोटी होती दिख रही है। कल 200 पॉइंट की थी, आई मीन परसों, कल फिर 300 पॉइंट की रेंज रह गई, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार हुई और डे हाई पर जाकर बंद होना थोड़ा अच्छा संकेत देता है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार तो मजबूती के साथ टिके हैं, हल्के फुल्के टाइम वाइज करेक्शन में भले ही हैं, लेकिन मतलब तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, लेकिन घटने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो 38,539,000 का जो हमारा टारगेट रेंज था डाउ का ऊपर की तरफ का, लगभग उस रेंज पर पहुंच चुका है। अब इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकी बाजार यहाँ से 39,000 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देते हैं या 38,500 के नीचे ट्रेड करके थोड़ी और कमजोरी दिखाते हैं। तो मैं 500 पॉइंट की रेंज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव एक ही चीज़ है, कच्चा तेल थोड़ा उछल कर आया $82। वो अलग बात है कि हम आजकल डे टू डे मिनट टू मिनट बेसिस पर कच्चे तेल पर रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ग्लोबल ठीक है, कोई खास समस्या नहीं, चलो वापस 81 के नीचे तो आया, चलो वेरी गुड। तो ग्लोबल ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ दिक्कत एक ही है दीप, खाली बैंक निफ्टी और एफआईज। बैंक निफ्टी और एफआईएस ये दोनों परेशानी में है, अदरवाइज ठीक है। तो बताएं सर फिर आज के लिए कुछ खास बातें स्ट्रैटेजी पर, कहाँ पर नजर आपकी? स्ट्रेटेजी ये दी कि पॉलिसी के बाद जो बैंक निफ्टी ने मूड बिगाड़ा है उसका असर रह सकता है। लगातार दूसरे दिन जो एफआईज ने तेज बिकवाली की उसका असर आपको ऊपरी स्तरों पर दिखेगा। बाजार उछल कर आएंगे तो सप्लाई आनी है। नीचे 44,850 पे आज बैंक निफ्टी पर नजर रखी, क्योंकि आपने जो सवाल भी पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में हो गया या नहीं हुआ, इसका जवाब आपको 44,850 के नीचे पर मिलेगा। अगर 44,850 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो दिक्कतों से बाहर अभी नहीं निकला। तब आखिरी सपोर्ट जो होगा आपका 24 और 25 जनवरी के लोज का होगा, जो 44,425 44,525 की रेंज है। इसके नीचे तो भगवान ही मालिक है। ऊपर की तरफ 45,800 46,000 ये ऐसी रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी पे भरपूर सप्लाई है, और जब भी वापस आप यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे बिकवाली होगी। अब आइए निफ्टी जो कंपैरेटिवली कम कमज़ोर था, कल निफ्टी ने भी साथ दिया बैंक निफ्टी का। अब कल निफ्टी जो 200 पॉइंट घटा, वैसे देखा जाए तो जो कुछ खराब था बैंक निफ्टी के लिए था। निफ्टी को बचाने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर क्यों गिरा? उसकी वजह है दीप, कल वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी पर लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी हुई थी ट्रेडर्स की, और स्पेशली पॉलिसी के बाद जब चारों चीज़ें आ गई और उसमें कुछ ख़राब नहीं दिखा तो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन और बना ली। वो तो जब चार्जेस वाली बात आई तब जाके घटा, इसलिए बैंक निफ्टी भी, कल निफ्टी भी काफ़ी घटा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब भी निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर है, कम कमज़ोर है या ज़्यादा मजबूत है, जो आप कहना चाहें कह दीजिए। 21,425 21,525 ये निफ्टी पर है बेहद मजबूत सपोर्ट, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं, ये ध्यान में रखिए।
ऊपर में अब 21,925 22,025 की रेंज को पार करके निकालना, उसके ऊपर टिकना निफ्टी के लिए हो जाएगा बड़ा मुश्किल। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1-2 दिनों का मूव, वैसे 10 दिनों की तेजी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है, कोई खास कमजोरी वाली बात नहीं। सिर्फ पिछले हफ्ते से हमने इस हफ्ते एक ही चीज़ में चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में, वो ये है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं जहाँ पर बड़ी तेजी अचानक से हो रही है, अनाप शनाप हो रही है, वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए बस। और सरकारी कंपनियों के शेयरों में जहाँ बड़ी तेजी हो रही है, थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ऊपरी लेवल पर तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप स्मॉल कैप और सरकारी कंपनियों के शेयरों में, पीएसयू स्टॉक्स में, इसमें पीएसयू भी जोड़ दीजिए, पीएसयू स्टॉक्स में भी थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें बस, बाकी और कोई चेंज नहीं। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में अब भी तेजी का माहौल है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तेजी का बना रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, तो चलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्टॉक्स में एक्शन अच्छा बना ही हुआ है। बताएं सर, आज का ये संकेत सेटअप क्या बोल रहा है? ग्लोबल है पॉजिटिव, एफआईज है नेगेटिव, डीआईज है पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 न्यूट्रल आज आपके लिए। 21,550 21,650 सपोर्ट जोन, 21,450 21,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, 21,800 21,850 हायर लेवल, 21,900 21,975 स्ट्रॉन्ग सेल जोन। ये निफ्टी के आपके लिए लेवल्स। बैंक निफ्टी 44,850 आज ये रेंज नहीं है, सब लेवल है। 44,850 44,900 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर सीधा आप 44,425 44,500 की रेंज में आप सपोर्ट लेंगे, वहाँ पर नजर रखिए। ऊपर की तरफ 45,375 45,525 पहली रुकावट की जगह है आपके लिए, उसको पार करके निकले तो 45,325 500 ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेवल अलग आया है। 45,625 45,825 करिए इसको, 45,625 45,825 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल। जी तो चलिए यहाँ आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी हल्की हुई है सर, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अनचेंज है। बैंक निफ्टी अब कैसे लेवल्स दिख रहे हैं इस पर, कम हो? दीप लेवल्स 21,650 कल का लो जो है, वहाँ पर आपको इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 44,850 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। ये दोनों एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बिल्कुल इसमें कोई मतलब इधर उधर मत करिएगा, क्योंकि अपने को लॉन्ग पोजीशन पे ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं, इतनी काफ़ी है। शॉर्ट साइड पर निफ्टी पर 21,850 इंट्राडे, क्लोजिंग 21,950 थोड़े दूर के आ रहे हैं, इसमें आप चाहें तो छोटा मोटा अपना बदलाव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 45,525 इंट्राडे 45,700 क्लोजिंग पर है। अगर आपको बड़ा रखना है तो 46,000 के आसपास बनता है, उतना रखना चाहे ना रखना चाहे। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में शॉर्ट साइड पर आप अपना स्टॉप लॉस टेलर मेड अपने हिसाब से बना सकते हैं। लॉन्ग साइड पे जो मैंने दिए वही रखिए। ओके, शॉर्ट साइड वाले आप थोड़े एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग साइड वाले एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए आप स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशन सर, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 21,550 21,650 की रेंज में 2 या 3 टुकड़ों में ले लीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, और जितना आप लेना चाहें। 650 पे पहली एंट्री मार लीजिए, थोड़ा 550 या 500 के आसपास थोड़ा और ले लीजिए, 550 या 600 के आसपास थोड़ा 2 टुकड़ों में ले लीजिए। 21,425 का स्टॉप लॉस होगा, 21,700 750 दो छोटे टारगेट, 775 800 और 850 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं 21,800 के आसपास से मूड बना सकते हैं बेचने के बारे में। 21,850 तो बहुत बढ़िया लेवल है बेचने के लिए, 2 टुकड़ों में बेच दीजिए। 21,800 21,900 की रेंज में 22,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 21,750 725 और 703 छोटे टारगेट हैं, 665 625 बड़े टारगेट। दीप में ये कहूँगा एक चीज़ जो कल भी कहा, कल भी आप देखिए इतनी बड़ी रेंज में बाजार ने ट्रेड किया, लेकिन दोनों तरफ की रेंज और लेवल्स को बाजार ने एकदम परफेक्ट रेस्पेक्ट किया। ऊपर भी सही जगह से घुमा है, नीचे भी सही जगह सपोर्ट लिया। तो आज मेरी राय ये होगी कि 35 पॉइंट नीचे अगर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, खुलने दें, सपोर्ट रेंज के आसपास आए ज़रूर खरीदिए। ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, शॉर्ट भी बनाइए, दोनों तरफ आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बनेंगे और उसका फ़ायदा आपको उठाना है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। अब आप सोचो कल 22,000 पे किसको ख़राब लग रहा था, किसको भी नहीं, लेकिन परसों भी सेम सिचुएशन थी। कल परसों दोनों दिन मैंने बोला ऊपर में बेचने में डरिए मत, स्टॉप लॉस आपका एक ही बार ट्रिगर होगा, बार बार नहीं होगा। सेम सिचुएशन आज भी है, ऊपर में आप बेचते रहिए, नीचे में लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, ऊपर बेचते रहिए, नीचे लेते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। बैंक निफ्टी क्या करेंगे सर?
850 के आसपास जो सपोर्ट है, मैं एग्रेसिव होकर वहाँ पर खरीदने के मूड में हूँ नहीं। मैं आराम से नीचे ही खरीदूंगा और खरीदने की रेंज जो मेरे लिए है वो 44,425 525 है। इस रेंज में आने पे ही लेना है, इसके पहले नहीं लेना है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, जाने दो। स्टॉप लॉस 44,350 का होगा। टारगेट 44,850 45,002 छोटे टारगेट, 45,125 45,200 दो मीडियम टारगेट, 45,375 45,425 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए जो लोग बेचना चाहते हैं, 45,500 45,700 की रेंज में बेचिए। 46,000 का दूर का स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं तो ही बेचिए, अदरवाइज मत बेचिए। या तो फिर 46,000 के नज़दीक बेचिए, ज़्यादा बढ़िया है कि 700 में थोड़ा बेचा, 800 में थोड़ा बेचा, वैसा करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस है आपका दूर 46,000 पर। टारगेट क्या बनेंगे? 45,375 45,200 दो छोटे टारगेट है, 45,125 45,025 और 44,900 तीन मीडियम टारगेट है, 44,525 425 के बड़े टारगेट यहाँ पर बिकवाली करने के लिहाज से जी। ओके, चलिए ये सारे बड़े टारगेट्स आपके सामने और आज का पूरा एक्शन भी। 12 स्टॉक्स हैं एफएनओ में, कल 3 स्टॉक्स की एंट्री हुई है, ऑरो फार्मा, बायोकॉन और पीएनबी। एग्जिट हुई है जी एंटरटेनमेंट की। तो बैन लिस्ट कल आपको एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। अलजी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से आज के लिए? वायदा कारोबार से दीप कैसे आएंगे इंपॉर्टेंट लेवल? कल ही तो सारी आपने एक्सपायरी करवाई, सब तो खाली हो गया, पूरा कोई लेवल मतलब पोजीशन है ही नहीं। खाली एक ही है लेवल बस, मतलब 22,000 के कॉल्स पर 60 लाख शेयर हैं, तो ऊपर की तरफ वो आपके लिए रुकावट का लेवल है। बाकी और बैंक निफ्टी में 46,000 पर कॉल राइटर, तो 46,000 पर बैंक निफ्टी का कॉल राइटर खड़ा है और 22,000 पर निफ्टी का, जो बहुत दूर नज़र आते हैं अभी। 300 पॉइंट निफ्टी, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी, कोई सोच आज तो हम सोच भी नहीं रहे उसके बारे में, इतना दूर का लेवल। ओके, तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे बड़े लेवल्स। आज का पूरा एक्शन, नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है निफ्टी के लिए, देखते हैं क्या कुछ मूव्स आएंगे। बट स्टॉक्स यहां पर रोज की तरह फोकस रहेगा। आइए पहले एक बार रिजल्ट रिव्यू लिया जाए अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, कौन सा नतीजे आपके रेडार पर है? नतीजों के लिहाज से दीप रेडार पे तो बहुत कुछ है आज। जैसे पहले तो मैं आपको बायोकॉन का बता दूं। बायोकॉन के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है आपके लिए और बेचना है आपको वैसे तो, लेकिन अब यही कि गैप से खुलेगा तो नीचे की तरफ 278 और 272 ये दो सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 292 295 के लेवल है। रिजल्ट उम्मीद से थोड़े ख़राब हैं, कमज़ोर हैं हर एक पैरामीटर पर एडजस्टमेंट के बाद भी, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बायोकॉन की वीक होती हुई दिखी है। बस ये कि स्टॉक थोड़ा 295 300 से थोड़ा सा घट कर आया है, लेकिन नीचे से तो बेसिकली क्या है, बायोकॉन ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच में है। सो आपको क्या करना है, अगर वैसे तो कायदे से इन नंबर्स के बाद 4-5% घटना चाहिए, लेकिन अब शॉर्ट ऑलरेडी बना है। सो अगर घटे दो, आपको सही लेवल पे आ जाए और वहाँ रुकता हुआ दिखे वहाँ खरीदिए, और ना घटे पहले बढ़ जाए तो बेच दीजिए। तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा बायोकॉन में। दूसरे रिजल्ट से आरती इंडस्ट्रीज़ के, आरती इंडस्ट्रीज़ के भी रिजल्ट दीप कमज़ोर ही हैं। उसमें कुछ ऐसा अच्छा कुछ है नहीं आरती इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन अगर केमिकल स्पेस में देखें तो सबसे बढ़िया रिजल्ट अभी भी इसी के हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सबसे कम कमज़ोर नतीजे इसी के हैं। ये हमारा इस साल का शेयर भी रहा है। आई डोंट नो पिक ऑफ द ईयर दिया था या दिवाली पर दिया था, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन हमने इसको खरीदारी करने की राय भी दी थी। 650 का तो पहला टारगेट वहाँ तक पहुँच भी गया। आरती इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अगर नीचे खुलता है दीप लेना बनता है ये, इस पर मैं शॉर्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे ये पसंद आ रहा है कि अगर अच्छे लेवल पे एंट्री करने को मिले तो ख़रीदना चाहिए। नीचे सपोर्ट 610 के आसपास है, ऊपर 665 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से इनलाइन रिजल्ट है, रेवेन्यू मुनाफा और कामकाजी मुनाफा। और आजकल एक चीज़ समझिए आप, इनलाइन रिजल्ट पे अगर केमिकल कंपनी के रिजल्ट इनलाइन है तो भी चल जाए। और आपने एसआरएफ में देखा, एक और दूसरा कौन सा स्टॉक था, दोनों ही खराब नतीजों के बाद टाटा केमिकल भाग गए, नवीन सोरेन जरूर कम चला। सो आई थिंक अगर आप दोनों में से एक कॉल लेंगे तो मेरा ख्याल से लॉन्ग साइड पे होगा, नीचे मौका मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। रिजल्ट रिव्यू में एक दो चीज़ें और बोलना चाहता हूँ। यूबीएल नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, मिले जुले हैं, लेकिन अगर स्टॉक 2-1% ऊपर मिले तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो यूबीएल में ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं। कल जो नंबर्स आए हैं उसमें दो रिजल्ट्स की मैं बात करूंगा दीप। उसमें एक तो है आपका जोमेटो, कल जिसकी कॉन कॉल हुई थी,
कॉल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से आया। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की राय है इन लोगों को, 50 रुपये से हम लगातार बोल रहे हैं, आप आराम से होल्ड करिए। जोमेटो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन कॉल के बाद बढ़िया ही है। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, पीएससी कल बाजार के दौरान आ गया था, लेकिन पीएससी के नंबर्स मैंने जो डिटेल में देखे दीप, आरईसी और पीएफसी जनरली दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन आरईसी के मुकाबले में पीएससी के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। जहां आरईसी 21% लोन ग्रोथ दिखा रहा है, पीएफसी की लोन ग्रोथ 16% ही है, प्लस पीएफसी ने अपना गाइडेंस भी रिड्यूस किया है। तो ये शायद पेयर ट्रेड बन जाए कि आप पीएफसी बेच के आरईसी ले लें, या फिर मतलब दोनों में से एक में तेजी करनी तो आरईसी बेहतर होगा, ये कल नतीजे देखने के बाद। तो ये कुछ एक रिजल्ट रिव्यू थे, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। बिल्कुल सर, तो रिएक्शन भी दिखेगा, आरईसी पीएफसी दोनों पर ही रखेगा नज़र, यूबीएल पर रखेगा नज़र, बायोकॉन, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिखेंगी। बट स्टॉक्स यहाँ पर क्या है रिकमेंडेशन, आइए लिया जाए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। खरीदारी करने की राय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सॉरी बेचने की राय, और बेचना है रैमको सीमेंट, इसके फ्यूचर्स को बेचना। मतलब आमतौर पर इस क्वार्टर में सीमेंट कंपनियों ने बहुत बढ़िया काम किया है, कहीं कोई दिक्कत वाला। ये रैमको सीमेंट के जो नंबर्स हैं ना, पूरे सेक्टर में सबसे खराब आए हैं, पूरे सेक्टर में। मतलब इसका एक रीजन शायद ये हो सकता है कि पिछले क्वार्टर में रैमको सीमेंट के नंबर पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो बेनिफिट उनको पिछले क्वार्टर में इस बार नहीं मिल पाए, और थोड़ा बहुत कुछ बारिश जो हुई थी उसका भी असर पड़ा है। तमिलनाडु में, साउथ में जो कुछ हुआ नुकसान, उसका भी फर्क पड़ा है। तो आई थिंक बेचा जा सकता है इसको 992 के स्टॉप लॉस के साथ। 961 और 945 दो टारगेट के लिए आपको रैमको सीमेंट में करनी चाहिए बिकवाली। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली की राय मेरी तरफ से जी थी। ओके, तो रैमको सीमेंट यहाँ पर जी सर। और एक चीज़ ये है कि 9 बजे भी दो स्टॉक है, और दोनों कैश मार्केट के बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इंटरेस्टिंग सेक्टर से है। और कैपिटल के आईपीओ का कल हम विश्लेषण नहीं कर पाए, वो कमी आज पूरी कर देंगे। तो कैपिटल का आईपीओ भी आज दूसरा दिन है, आज हम उस पर अपनी राय देंगे। चलिए सर, तो 9 बजे बहुत एक्शन है, उसकी तैयारी है। आइए तब तक हमारी टीम से करते हैं बात और समझते हैं और कौन से नतीजे, खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके रेडार पर रहनी चाहिए। कुशल, नुपुर, आशीष तीनों हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और खबरों के साथ। मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफकोर्स नंबर्स वाइज निफ्टी से हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स अपने डिक्लेयर करेंगे पोस्ट मार्केट, साथ ही एफएनओ स्पेस से एमआरएफ समेत टाटा पावर, जाइडस लाइफ साइंस, पीआई इंडस्ट्रीज, अल्केम लैब और बंधन बैंक के भी नतीजों पर रहेगी नजर। जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। सन फार्मा इंटरिम डिविडेंड जो इन्होंने दिया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए भी दिखेंगे। चीन के बाजारों में आज छुट्टी है, साथ ही हांगकांग एंड सिंगापुर अर्ली क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आईपीओ अपडेट है, एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस, ये आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। आज से 13 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर इशू साइज जो है 1600 करोड़ रुपए का है, और एंकर निवेशकों के जरिए 716 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। राशि पेरिफेरल्स डे 2 अपडेट है, 3.19 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों पार्टिसिपेशन 3.5 टाइम्स करीबन है। साथ ही कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी डे 2 अपडेट है, 1.2 टाइम्स ये भरा है। 1.3 टाइम्स रिटेल कैटेगरी ने भी यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी जो है आज तीसरा दिन है, डे 2 के लिए 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल ने 2.3 टाइम्स यहाँ पर भी सब्सक्राइब किया है। ओके, तो आईपीओ एक्शन तो भरपूर बना ही हुआ है, बट नतीजे, नुपुर करिए शुरुआत, कौन से नतीजे रेडार? बिल्कुल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको नतीजे जो है वो मिले जुले नजर आएंगे। ऑपरेशनली नंबर्स जो है वो अनुमान से कम आते हुए दिखे। कंपनी के आय में सिर्फ 3% की ग्रोथ है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9% से बढ़कर आते हुए दिखा है, लेकिन मार्जिन 9% का अनुमान था, सिर्फ 8% आते हुए दिखे। तो यहाँ रखनी है नज़र। कैश में पतंजलि फूड्स, यहाँ पे नतीजे कमज़ोर है। कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 7% की गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। मार्जिन में भी 30 बेसिस पॉइंट का डाउनफॉल है, और मुनाफा भी 20% से इस क्वार्टर में गिरकर आते हुए दिखा है। आरवीएनएल पर भी करना है फोकस, नतीजे आए हैं कमजोर। कंपनी की आय में 6% की गिरावट है, 10% गिरकर कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। मार्जिन में 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, और मुनाफा भी देखें तो 6% की डीग्रोथ यहाँ पर भी आपको दिखेगी। एलआईसी फोकस में लगातार कुछ दिनों से फोकस में, क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल पर ट्रेड भी कर रहा है। नतीजे देखें तो आपको अच्छे नजर आएंगे। नेट प्रीमियम इनकम में 5% की बढ़त यहाँ पे आते हुए दिखे।
मुनाफा 50% से बढ़ते हुए दिखा है। वीएनबी मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 16.5% के आसपास पहुंच गए। एयूएम में भी देखें तो आपको 12% की बढ़त नजर आएगी। और लास्ट में सियाराम सिल्क, नतीजे यहाँ पे कमजोर है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9% से गिरकर आते हुए दिखा है और मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का दबाव आते हुए नजर आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। कुशल, आपके पास भी कुछ और नतीजे हैं? बिल्कुल दीपा, नतीजों के लिहाज से ऑफकोर्स सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। एनआईए करीबन 34% ग्रो कर 245 करोड़ पर, मुनाफा कंपनी का 18 करोड़ से सीधा 57 करोड़ हो गया है। हालांकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो प्रोविजन यहाँ पर 42% बढ़ते हुए दिखे हैं और साथ ही एसेट क्वालिटी भी 2.9% से बढ़कर 3.06% QOQ बेसिस पर होती हुई दिख रही है। तो एसेट क्वालिटी में आपको दबाव देखने को मिला है। बॉम्बे डाइंग यहाँ पर एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। 3054 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। 100 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी का इस बार एक्सेप्शनल आइटम था 3880 करोड़ रुपए का। और एबिटा लेवल पर लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। प्रॉफिट 40 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी कंपनी ने 24.5 करोड़ का एबिटा लेवल पर घाटा भी किया है। इरकॉन इंटरनेशनल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर एबिटा लेवल पर 29% की ग्रोथ है। मार्जिन 7.1% से 7.4%। मुनाफा कंपनी का 29% बढ़कर 245 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 10.7% से बढ़कर 15.3% और कंपनी का मुनाफा भी 68% की ग्रोथ के साथ 124 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही कंपनी ने छत्तीसगढ़ स्थित सीमेंट प्लांट के क्षमता विस्तार को बोर्ड से यहाँ पर मंजूरी भी मिलती हुई दिख रही है। तो ये एक अपडेट है। एस्ट्रा माइक्रोवेव यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन 23% से 28.6% हो चुके हैं। मुनाफा भी 54% ग्रो कर 43 करोड़ पर आया है। तो नंबर्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स यहाँ पर मिले जुले दिख रहे हैं। एनआईए करीबन 32% ग्रो कर 597 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। बट दूसरी तरफ जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है 2.6% से बढ़कर अब 4.2% हो गई है। QOQ बेसिस पर इनकी GNPA मुनाफे के लिहाज से हालांकि थोड़ी बढ़त है, 37 करोड़ से 112 करोड़। बट अगेन जैसे कि मैं बता रहा था कि जो GNPA क्वालिटी है वो खराब होती हुई दिखी है। ओके नुपुर, फाइनल सेट ऑफ नतीजे और कुछ खबरें। बिल्कुल, रॉकेट फार्मा के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे यहाँ पे आए। कंपनी की आय में 38% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन देख लीजिए 8% से सुधर के 16% होते हुए दिखे। टॉरेंट पावर पर भी आज फोकस करके चलना है। नतीजे कमजोर यहाँ पे रहे। तीसरी तिमाही की करीबन 1.5% की गिरावट आपको आय में दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 28% की गिरावट यहाँ पे आती हुई नजर आई है। मार्जिन में भी 22% से घट के 16% के रह गए और मुनाफा देखें तो करीबन 50% की गिरावट आपको यहाँ पर भी दिखेगी। एस्टरडीएम यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की आय में 16% की बढ़त आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 26% की ग्रोथ है। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफे में 30% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। और मोबाइल यहाँ पे नतीजे काफ़ी हद तक कमज़ोर है। कंपनी की आय में 8% की गिरावट आती हुई दिखे। पिछली बार कंपनी ने कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5 करोड़ का किया था, इस बार सिर्फ 15 लाख का आते हुए दिखा है और नेट लेवल पे 2.5 करोड़ का लॉस किया है, जो पिछले बार 4 करोड़ का मुनाफा था। खबरों में आपको नजर रखनी है कौन इंटरनेशनल और विष्णु प्रकाश जैसी कंपनीज पर, क्योंकि कैबिनेट ने 6 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को अब दे दी है मंजूरी। जो टोटल लागत होगी वो करीबन 12,345 करोड़ के आसपास होगी। प्रोजेक्ट 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए। और लास्ट में BHEL, यहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है, जहाँ पे कंपनी को हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से 5,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है और इसे 57 जो करीबन 60 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा कंपनी को। तो बड़ा प्रोजेक्ट है BHEL के लिए। कुछ बड़े ऑर्डर विन्स आ रहे हैं। कुशल, फाइनल सेट ऑफ खबरें बताएं। बिल्कुल दीपा, फाइनल सेट ऑफ खबरों में एयरटेल, वोडाफोन, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सरकार जो है कुल 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेंगे और कुल मिलाकर 96,317 करोड़ के स्पेक्ट्रम की नीलामी होती हुई नजर आएगी। साथ ही मैजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, यहाँ पर बोर्ड ने महाराष्ट्र में 4 ऑपरेशनल पार्क और इंदौर में 1 आने वाले पार्क के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और कुल मिलाकर ये अधिग्रहण जो है 770 करोड़ रुपए में करने को मंजूरी दे दी गई है।
है। साथ ही DCX सिस्टम्स यहाँ पर कंपनी की ओवरसीज कस्टमर्स से लगभग 473 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। 31 दिसंबर तक ये पूरा किया जाएगा ऑर्डर। साथ ही बल्क डील्स है कुछ मेरे पास, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर सेलर जो है हाइडल इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने करीबन 8.67 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 344 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। डील साइज करीबन 2900 करोड़ रुपए की है, लेकिन बायर्स जो है करीबन 20 फंड्स हैं और यहाँ पर 7.98 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं। डील साइज 2665 करोड़ रुपए की है। चुनिंदा नामों में नोमुरा है, गोल्डमैन सैक्स है, साथ ही मोतीलाल ओसवाल भी है। मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर सेलर्स में 3 प्रमोटर्स ने करीबन 65 लाख शेयरों की बिकवाली की है 2107 रुपये 35 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। वहीं दूसरी तरफ बायर्स में 29 फंड्स हैं, अलग अलग न्यू वर्ल्ड फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, SBI म्यूचुअल फंड, जिन्होंने कुल मिलाकर 65 लाख शेयरों की ही करीबन खरीदारी की है। 1367 रुपये की ये कुल डील साइज होती हुई दिखी थी। और अंत में एवलॉन टेक्नोलॉजीज, जहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर गोल्डमैन सैक्स फंड्स ने करीबन 15 लाख शेयरों की बिकवाली की है 474 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। उसके अगेंस्ट में HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 14.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं सिमिलर प्राइस पर। ऑलराइट, आइए ब्रोकरेजेस पर डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। 2430 रुपये का टारगेट दिया, 2057 का भाव चल रहा है। और मान रही कि स्टैंडअलोन एबिटा इनके अनुमान से काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप देखें तो कमज़ोर प्रदर्शन है केमिकल बिजनेस में। हालांकि पेंट बिजनेस का जो लॉन्च है वो ऑन ट्रैक है। अपोलो हॉस्पिटल्स, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 6201 रुपये के टारगेट के लिए। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है इनका। ITC में कल खास एक्शन देखने को मिला था खबर के चलते। जेफरीज की तरफ से अब रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने रेटिंग को कर दिया है डबल डाउनग्रेड, यानी पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और टारगेट प्राइस 520 रुपये से घटाकर 430 रुपये का दिया। 415 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। और ये मानना है कि पिछले 3 साल में ITC का स्टॉक निश्चित स्तरों से लगभग 3 गुना हो गया। FMCG कारोबार है, सिगरेट कारोबार है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन अगले 12 महीने में 2 बजट आने वाले, इसके चलते टैक्स को लेकर अनसर्टेनिटीज़ बन रही है, इसलिए इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया और टारगेट प्राइस भी घटाया है। आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 624 रुपये का भाव, इनकी तरफ से 575 का टारगेट है। ये मान रहे कि गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर से शायद रिपोर्ट निकालेंगे। UBL, JB मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1756 रुपये का भाव, 2075 रुपये का काफ़ी अच्छा टारगेट है। लेकिन ये मान रहे हैं कि टॉप लाइन तो इनके अनुमान से बेहतर आई है, लेकिन कामकाजी तौर पर जो नतीजे हैं इनके अनुमान से कम है। रामको 7 CLA से रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट 1085 रुपये से घटाकर 1040 का कर दिया है। जेफरीज ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया, 890 रुपये का टारगेट दिया है। और जोमेटो यहाँ पर भी रखेगा नज़र, क्योंकि 7 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है और 7 में से 6 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। 190 से टारगेट बढ़ाकर 205 किया और सबसे ज़्यादा बुलिश हैं जेफरीज खरीदारी की राय के साथ। दूसरे नंबर पर है नोमुरा, खरीदारी की राय दे रहे हैं। हालांकि इनका व्यू देखिए काफ़ी बदला है, पहले ये बिकवाली की रिड्यूस की रेटिंग दे रहे थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, अपग्रेड किया है। और 75 रुपये का जो टारगेट था अब सीधे बढ़ाकर 180 रुपये किया है। सभी मान रहे कि नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले। ग्रोथ के लिहाज से आप देखें तो ये तिमाही काफ़ी शानदार देखने को मिली। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, टॉरेंट पावर पर रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1204 रुपये का भाव, इनकी तरफ से 602 रुपये का टारगेट। ये मान रहे कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर। PFC CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 490 रुपये से बढ़ाकर 550 का टारगेट दिया है। तकरीबन 470 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिपोर्ट में ये कि करंटली फिलहाल आप देखें तो REC के मुकाबले PFC 20% के डिस्काउंट पर चल रहा है प्राइस टू बुक के लिहाज से। अगर आप देखें स्कॉट्स कुबोटा CLS से बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2002 से इन्होंने बढ़ाकर 2013 का कर दिया है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 43,814 रुपये से घटाकर 42,962 किया है। 36,771 का भाव 41 का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो टॉप लाइन और मार्जिन के फ्रंट पर थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले, इनके अनुमान से कम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट सीक्वेंशली इनको नज़र आ रहा है। भारतीय एयरटेल मैक्वारी ने रेटिंग को किया है डाउनग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया, 990 से बढ़ाकर 1060। लुपिन पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर डबल अपग्रेड आया है और टारगेट 1160 रुपये से बढ़ाकर 1460 कर दिया है।
हिमालय की इंडिया में अगर आप देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली और यूएस में भी लॉन्चेस का फायदा देखने को मिल रहा है। कमिंस HSBC रेटिंग को अपग्रेड कर रहे हैं और टारगेट 1450 से बढ़ाकर 2600 कर दिया। और अंत में अपोलो टायर्स यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से आया है डाउनग्रेड, टारगेट दिया 535 का। तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। विश्वजीत सुप्रभात। शायद आपको विश्वास तो नहीं होगा लेकिन आज आप नंबर 1 पर हैं, इसलिए शुरुआत आप ही के साथ की जाएगी। हैप्पी फ्राइडे, बताएं सर। अनिल जी, जान के बहुत अच्छा लगा नंबर 1 हूँ, बट एक्चुअली मैं तो बहुत पहले आ गया था। 7:30 का जो ट्रेडर डायरी का शो है उसी वक्त मैं रेडी था, बस मैंने कनेक्ट नहीं किया था। तो टेक्निकली अनिल जी मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, बट वो क्या है कि कभी कभी जी बोलिए। बट अनिल जी मैंने नोटिस किया है कि आप वो मेरे को स्लीप को लेके इतना ज्यादा ओपिनियनेटेड थे कि हमेशा मुझे मतलब लास्ट ही लाते थे। तो मैं उसकी वजह से इतना ज्यादा डिसिप्लिन हो चुका हूँ कि कुछ भी हो 7:30 बजे स्क्रीन पे बैठ ही जाना है। बहुत अच्छी, बढ़िया, वेरी नाइस। ये डिसिप्लिन अच्छा बताओ, एक चीज आपको बताता हूँ। जैसा आपने कहा मैं कनेक्ट तो पहले से, मैं ज्वाइन तो कब से हो गया था, खाली कनेक्ट नहीं हुआ था। अगर इस फॉर्मेट से कोई नंबर 1 होगा ना तो फिर आप सब लोग आशु जी को बीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आशु जी तो 24/7 हमेशा वो चैनल के साथ कनेक्टेड रहता है। तो फिर तो हमेशा और उनके रीजन डेफिनेटली अलग है सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो चलिए स्वागत है आपका, बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज में मूव है, और ये स्टॉक मैंने पास में भी रिकमेंड किया है और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। कल LIC में मूवमेंट था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। अनिल जी, ये मैंने आई थिंक जैन के मंथ में रिकमेंड किया था 10 की कमाई के स्टॉक के तौर पर, 240 के आसपास रिकमेंड किया था 19 जैन के आसपास। अनिल जी, अब देखिए 304 का भाव है, उस वक्त मेरा टारगेट 280 का था। तो ये बहुत अच्छी तरह की पैटर्न होती है कि जिस स्टॉक में टारगेट आ रहा है और मोमेंटम हो रहा है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। कल क्या वॉल्यूम थे, ओवर 20 मिलियन शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, सुपर्ब कैंडल है। मुझे लग रहा है कि ये सारी जो कंपनियां इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आज के दिन के लिए जो NIACL जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, मुझे लगता है ये इंट्राडे में 320-25 के लेवल दिखाएगा, और कोई भी गिरावट आती है 300 तक, 297 तक खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 293 का रखेंगे, इंट्राडे में 320-325 के लिए खरीदारी NIACL। न्यू इंडिया एश्योरेंस 12% कल था मजबूत, आज फिर से खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई 320-325 के लक्ष्य के लिए। सचिजीत सुप्रभात, स्वागत आपका भी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। ओहो, सचिन जी पूना में, मैं दिल्ली में और बीच में मुंबई में स्टूडियो, लगता है कि दूरियां बढ़ गई हैं, कनेक्शन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से पहुंचेंगे उनके पास। तब तक पहुंच जाते हैं बंसल जी के पास, जहां पर कनेक्शन कमज़ोर होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूं बंसल जी, आप भी दिल्ली में, तो संपर्क ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, आज देखिए मैं तो आपके साथ कब से 2018 से मतलब कि यहाँ लाइव देख रहा हूँ। आज आपने पहली बार फ्राइडे को ना हैप्पी फ्राइडे बोला है, तो अनिल जी दिन बना दिया। और आज तो अनिल जी पार्टी करनी पड़ेगी शाम को, मतलब कि फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरा अनिल जी देखिए, विश्वेश जी नंबर 1 जरूर आए हैं, बट देखिए दबाव कितना है उनके ऊपर, मतलब कि न्यू इंडिया एश्योरेंस मुझे भी ध्यान है, उन्होंने रिकमेंड किया था। एक तो दबाव में ना उन्होंने नाम गलत लिया, नेशनल इंश्योरेंस। और जिस तरीके से अनिल जी 8:30 बजे, 8:20, 8:30 बजे लाइव होते हैं, 7:30 बजे वो आके बैठ जाते हैं, तो उनको देख के अनिल जी मुझे अपनी वाइफ की याद आ रही है। जैसे घर पे गेस्ट आ रहे होते हैं 8:30 बजे, वो 8 बजे से सबको बाहर खड़ा कर देती है कि भैया देखो आए तो नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अनिल जी मतलब हम जैसे लोगों को तंग करते हैं अनिल जी।
लाइट ऑन कर दो, बाहर देख लो। अरे अनिल जी 8:30 का टाइम दिया है, इंडियन टाइम है, 9 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। 8 बजे से अनिल जी अंदर बाहर होते रहते हैं, जैसे आज हमारे मित्र विश्वेश जी 7:30 बजे से कैमरा ऑन करूं नहीं करूं कर रहे हैं। और बंसल जी बताइए कि ये सब सर्दियों के मौसम में जब 4, 5, 6 डिग्री टेम्परेचर होता है और गर्मियों के मौसम में जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, दोनों में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्परेचर बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अनिल जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी इसमें भी 2 चीजें होती हैं। जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो वाइफ बोलती है कि यार अब 50 के हो रहे हो, रिटायरमेंट लेते हैं, माय फादर गॉट रिटायर्ड। तो और जब यहाँ बाहर खड़ा होना आता है तो अनिल जी तब कोई एज नहीं है, तब हम बच्चे से भी छोटे हो जाते हैं। सर्दी गर्मी कुछ नहीं अनिल जी, बाहर खड़ा होना पड़ता है। क्या बात है। चलो, हमारी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है बंसल जी, लेकिन ये अच्छी बात है कि विश्वेश जी पर असर हो गया है। विश्वेश जी देखिए, ऐसा है कि चिंता मत कीजिए, अब धीरे धीरे जिस तरह से आप है ना प्रोग्रेस करके एकदम बिल्कुल नंबर 1 आ रहे हैं, थोड़े दिनों में आपकी इमेज बहुत ही बेहतर हो जाएगी, दूसरों पर दबाव बनाएंगे चिंता। आइए फिलहाल बंसल जी बताएंगे अपना पिक ऑफ द डे, बताएं सर। अनिल जी मेरे आज 2 पिक ऑफ द डे हैं। पहला तो एक ज्वाइंट पिक ऑफ द डे है। एक बार आपने मेरे को ऑप्शन भी दिया था जब ज्वाइंट दिया था कि ये वाला आपको रखना है, तो कुणाल जी आज एब्सेंट है, मतलब कि उन्होंने बोला था आई विल बी एब्सेंट टुमारो, आप बोल देना, बट आज तो टुडे हो गया। अनिल जी ज्वाइंट है हमारा रैमको सीमेंट, अनिल जी निकाला हुआ है मैंने और कुणाल जी ने, ज्वाइंट 974 की क्लोजिंग है। रैमको पे मेरी और कुणाल जी की ज्वाइंट बिकवाली की राय है। 1000 का स्टॉप लॉस, 928 से लेकर 935 के इंट्राडे टारगेट के लिए रैमको पे बिकवाली की राय है। और एक स्टॉक जिस पे खरीदारी की राय है मेरी सोलो एलोन, वो है टाटा कम्युनिकेशन। काफी समय बाद एक मच अवेटेड पॉजिटिव क्रॉसओवर, ऑन लीडिंग, लैगिंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 1760 1760 की क्लोजिंग है, 1697 1697 1700 से 3 कम का स्टॉप लॉस, 1820 1850 के टारगेट जोन के लिए टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदा। और बंसल जी जैसा आपने कहा ना, मैंने हैप्पी फ्राइडे बोला तो आपका एकदम वो दिन बन गया। 3:30 बजे मुझे याद दिलाना आप, अगर मैं भूल जाऊँ तो। वैसे तो मैं याद रख ही लूँगा, लेकिन क्या काम दूसरों को बांट देने से आराम रहता है, तो 3:30 बजे याद दिलाना। मैं आपको कुछ और बढ़िया विश करूँगा, जिससे कि आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब कुछ और बढ़िया हो जाए। तो वो मुझे याद दिला दीजिएगा, और बंसल जी भूल जाए तो सुमित जी याद दिला देंगे, कोई चिंता की बात नहीं जी। स्वागत है आपका सेडानी साहब। सिद्धार्थ जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी पिक ऑफ द डे के लिहाज से वन ऑफ द फेवरेट्स, इंडियन होटल, टूरिज्म स्पेस से इंडियन होटल पे खरीदारी की राय। आज का जो टारगेट रहेगा वो 535 का रहेगा, 535 का। और पोजिशनल अगर कोई रखना चाहे तो 600 रुपए भी अचीवेबल है, विद द डिस्क्लेमर कि सितंबर 2019 काफी एक अच्छे अरसे से हम फंडामेंटली इसको कवर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। 200 से ज्यादा होटल्स है और करीबन 105 ताज के होटल्स है। तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार, रेवेन्यू 16% से बढ़ते हुए है। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है रिजल्ट्स की, ऑक्यूपेंसी 70% और एवरेज रूम रेट्स 12% से ग्रोथ देखे हैं, और डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है आने वाले साल में, यानी FY25। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है। CAGR 15% से आई ग्रो हो सकती है और मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं बहुत बड़ी तरीके से, करीबन 33.4% इन FY26। इंडियन होटल, इस पे खरीदारी की राय 535 आज का टारगेट, 600 रुपए पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन होटल में खरीदारी करने की राय आती हुई सेडानी साहब की तरफ से। आइए सुमित जी का भी ये बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। और 2 जनों को काम दे दिया ताकि मैं दोपहर में भूलूँ ना। एक बंसल जी, पहले तो उनकी जिम्मेदारी है प्राइमरीली, सेकेंडरी आपकी जिम्मेदारी है याद दिलाने की बंसल जी को शाम को कुछ हमें बोलना है फ्राइडे पर। बताएं अभी आप अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल एकदम। तो अनिल जी जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और अभी भी लगता है यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 4800 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 4725 4730 ये स्टॉक का नीचे में इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 4730 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 4875 पहला टारगेट, 4925 दूसरा टारगेट। ओवरऑल 5000 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा हीरो मोटोकॉर्प।
हीरो मोटोकॉप ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए पालिया साहब की भी राय जानना जरूरी है। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पावर क्षेत्र से टाटा पावर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर स्टॉक में देखें तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, पूरा पावर स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। स्टॉक का नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो 6 दिन के एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है। कंफर्टेबली स्टॉक अब 400 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब आना चाहिए 425 से लेके 430 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस स्टॉक को बाय करने का वो होगा करीब 402 रुपए के आसपास। और कल मेरे ख्याल से सुमित जी को और वागले साहब दोनों को पसंद आता हुआ दिखा था टाटा पावर। आइए सचिन जी से हो चुका है कनेक्शन, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है गुजरात गैस के काउंटर में एक अच्छे वर्टिकल रैली के बाद एक काइंड ऑफ अ पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन या फिर डार्क क्लाउड कवर जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पर कैंडलस्टिक्स पे डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। प्लस कल के सत्र में काफ़ी अच्छा शॉर्ट का डेटा बिल्टअप है एंड प्लस डेली चार्ट्स पे काफ़ी दिनों से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस चल रहा था काउंटर में, तो मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट अभी जल्दी दिखना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 580 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट्स आपको क्रिएट करने हैं। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 615 पे प्लेस किया जा सकता है। गुजरात गैस यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 600 के लेवल पर कल हुई थी क्लोजिंग।